नईम उस्मानी की गैंग अब सलाखों के पीछे थी। इस मिशन में पूरी तरह घायल हो जाने की वजह से गगन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आज सपना अपनी बेटी राधिका से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली आने वाली थी। भाटी गगन को मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। और गगन, क्या हाल रे? घनी बहादुरी दिखाई भाई तन्ने। हमारे इस मिशन में तन्ने और अब्दुल ने दोनों ने साबित कर दिया कि भाटी अकेला ना है। सब आप ही से सीखा है सर जी। जूनियर हूँ आपकी, इतना तो बनता है ना। यो हुई ना बात। लेकिन सर जी, मुझे नैना की बहुत चिंता हो रही है। वाहेगुरु सब ठीक करे। लेकिन नैना कहाँ गई होगी, इसका कैसे पता चलेगा? कहीं उस्मानी ने उससे बाहर, मेरा मतलब दूसरी कंट्री। चिंता तो मने भी हो रही है गगन, लेकिन समझ में ना आ रहा कि छोरी गई तो गई कहाँ। और अगर वो कहीं बाहर भेज दी गई है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हम सब के लिए। सोच सोच के हमारा दिमाग फटा जा रहा है। सर, हमारी एक टीम नैना को ढूंढ रही है ना? टीम के साथ मैं भी हूँ। जब तक हमारी शेरनी मिल ना जाती मैं चैन से सांस न ले सकता। और सपना, उसकी बेटी? सपना थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाली है। राधिका ने सपना के हवाले करके मैं नैना ने ढूंढने निकल जाऊंगा। मेरे उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जावे। अरे नहीं सर जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप नैना को बचा लेंगे। आप सही वक्त पर पहुंच जाएंगे उसके पास। मैंने ना बेरा गगन, जिंदगी में एक बार देर हो जाने का नतीजा भुगत चुका हूं। इस बार दोबारा वो गलती ना कर सकता। गगन से मिलने के बाद भाटी सीधे वहां पहुंचा जहां राधिका थी। सपना कुछ ही देर में राधिका से मिलने के लिए आने वाली थी। पुलिस टीम के साथ राधिका काफी डरी हुई लग रही थी और यह देखकर भाटी उसे अपने घर ले आया। उसने सपना को भी अपने घर आने के लिए कहा। जैसे ही भाटी के घर की डोरबेल बजी, अचानक से भाटी का दिल जोरों से धड़कने लगा। राधिका बेटा, मैंने कहा था मैं आपको आपकी मम्मी से मिलवाऊंगा। देखो बस 1 मिनट और। सच में अंकल, मेरी मम्मी आई है? हाँ बेटा, आपकी मम्मा। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ, ठीक है? इससे पहले कि भाटी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता, सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोल दिया था और बरसों के बाद भाटी की आंखों के सामने सपना खड़ी थी। सफेद रंग का सलवार कुर्ता और गुलाबी दुपट्टा लगाए वो आज बरसों बाद भी वैसी ही नजर आ रही थी जैसी भाटी ने उसे 10 साल पहले देखा था। करम, कैसे हो तुम? और मेरी बेटी? सपना, तू ठीक है ना? मैं वो तेरी बेटी, वो यही है सपना, यही है। थैंक यू करम। आज तूने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे ना सपना, एहसान ना से, ये तो फर्ज था हमारा। 10 साल पहले तने ना बचा सका, लेकिन आज थारी बेटी ने बचा के ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिल पे रखा बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ठीक उसी वक्त भाटी की मां सुमित्रा देवी राधिका को अंदर कमरे से वहां लेकर आई। राधिका सपना की तरफ हैरानी भरी आंखों से देख रही थी और पूरे 3 साल बाद अपनी बेटी को अपने सामने देखकर राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर राधिका को अपने गले से लगा लिया। राधिका मेरी बच्ची, मैं तेरी मम्मा हूँ बेटा। पहचाना तूने अपनी मम्मा को? याद है जब तुम छोटी थी तो मम्मा रोज आपके साथ डॉल से खेला करती थी? नहीं मम्मा, मुझे भी याद नहीं है। मुझे बस पापा याद है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो भी मुझसे नहीं मिले। पापा कहाँ हैं? वो मैं तुम्हें बता दूंगी बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है।
जानती हूँ मम्मा कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। सपना को उसकी बेटी से मिलवाने के बाद भाटी आज बहुत खुश था। कुछ देर के बाद सपना उसके रूम में आई। हाँ माँ, अरे अंदर आजा, तू कब से दरवाजा खड़काने लगी? करम, मैं हूँ सपना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे सपना, हाँ आना, अंदर आ, ना पूछने की क्या जरूरत है? थैंक यू करम, तुम्हारा जितना शुक्रिया कहूँ उतना ही कम है। अरे ऐसा बोल के मैंने शर्मिंदा ना कर सपना। और वैसे भी मैंने जो किया से वो एक पुलिस वाले की ड्यूटी के नाते किया से। वैसे एक बात कहूँ, तुझे ऐसे एएसपी की वर्दी पहने देख बहुत खुशी हो रही है मुझे। आखिरकार तेरा सपना पूरा हुआ करम। बरसों पहले जिस वजह से हम अलग हो गए थे, उसी वजह ने मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। मैंने माफ कर दे सपना। 10 साल तक मैं तने मरा हुआ समझता रहा, नहीं तो तने इतनी परेशानी उठानी ना पड़ती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही कायर थी जो एक बार भी कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की, तुम्हें बताया नहीं कि मैं मरी नहीं जिंदा हूं। क्या करती करम, डरती थी कहीं मेरे ऐसा करने से मेरी राधिका। ना समझ सकूं मैं, कोई शिकायत ना मैंने थारते। शिकायत तो बस अपनी जिंदगी तय किस मोड़ पे लाके छोड़ा है मैंने। तो मिली भी है तो ऐसे मोड़ पे आके जहां सब कुछ बदल गया है। मैं सब जानती हूँ करम। मतलब क्या जाने से तू? किस बारे में बात कर रही से तू सपना? सपना ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर भाटी को अपने गले से लगा लिया। सपना को इस तरह अपने करीब पाकर भाटी हेजिटेट फील कर रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद सपना उससे दूर हटी और उसने अपने कदम पीछे की तरफ खींच लिए। इस वक्त सपना की आंखें नम थी, लेकिन होठों में हल्की सी स्माइल थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं आई हूँ करम। ना ऐसी बात ना से सपना, हमारा कहने का वो मतलब ना था। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नैना, यही नाम है ना उसका? मैं जानती हूँ करम, तुम पसंद करते हो उसे, और मैं खुश हूँ इस बात से। सच कहूँ तो अब अगर नैना तुम्हारी लाइफ में नहीं भी होती, तब भी शायद मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला नहीं लेती। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों बोल रही है सपना? कोई गलती हुई मारते? बात सही और गलत की नहीं है करम। 10 साल का फासला बहुत होता है, और फिर मेरी बेटी, अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो आज भी प्यार बहुत करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊंगी। लेकिन सपना राधिका, अरे उसकी परवरिश, उसके लिए किसी की जरूरत होगी। तो अकेली राधिका ने कैसे संभाल पावेगी? उसकी चिंता मत करो, जतिन म्हात्रे को पकड़ लिया है तुमने। मेरा पति सूरज, उसका जतिन की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा था। अब वो मुझे आसानी से मिल जाएगा, और उसका आधा हिस्सा इतना ज्यादा है करम कि मेरी क्या, मेरे जैसे 2-3 और लोगों की जिंदगी आराम से कट जाए। और वैसे भी मैंने जॉब ढूंढ ली है अपने लिए। जॉब? तू नौकरी करेगी? पिछले 10 साल की कैद वाली जिंदगी में बस एक पढ़ाई करने की ही परमिशन थी मुझे, तो बस मैंने काफी कुछ पढ़ा और अब वो मेरे काम आ रहा है। जिंदगी इंसान ने कभी कभी किससे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दवे, समझ ना आता। मैंने कभी ना सोचा था कि तुमने फिर मिल जाओगी सपना। तुम्हारी बात सही है करम, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन अभी ये सब छोड़कर तुम नैना को ढूंढो करम। उसका मिलना बहुत जरूरी है। एएसपी कचबजे ने बताया मुझे कि नैना मिसिंग है। हाँ सपना, सही सुना तूने। अरे इस बार भाटी देर ना करेगा। सपना अपनी बेटी राधिका के साथ मुंबई वापस लौट गई। उसके जाने के बाद भाटी ने नैना की तलाश और भी ज्यादा जोर से शुरू कर दी। पुलिस की एक स्पेशल टीम नैना प्रताप सिंह को ढूंढने लगी थी। भाटी आज लॉकअप में एक बार फिर से नईम उस्मानी से नैना के बारे में पूछताछ करने पहुंचा। गोली लगने के बाद नईम उस्मानी का इलाज हुआ था और अब वो पुलिस की हिरासत में था।
उस्मानी, अरे क्या हाल चाल से तारा? गणे दिलेरे की बात करता था भाई तू। क्यों यार, मेरे कांस्टेबल की एक गोली खा के 4 दिन तक अस्पताल में पड़ा है। तू कुछ भी कर ले एसपी, हम तुझे कुछ भी नहीं बताने वाले। अरे पोफड़ी के, अभी मना कुछ करया कहाँ है? ये तो कहानी सुनाना शुरू भी ना हुई और तू कहानी का दी एंड करने लग रहा है। डट जा भाई, थोड़ी ठंड खाला है। ठंड तो अब तू रखे एसपी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा तू? हाँ, इनकाउंटर करेगा हमारा? जान लेगा मेरी? ले ले। हमारे मरने के बाद कोई नहीं होगा जो तुझे उस नैना का पता बता सके, समझा? हमारे पास भेजा था ना तूने उसे। तो सुन, एक बार जो चीज उस्मानी की हो जाती है ना, उसे उस्मानी से कोई नहीं छीन सकता, अल्लाह मियाँ भी नहीं। दरचोद, किसी और ते ना सही, कम से कम अपने भगवान से तो डर। और सुन, बाटे नाम से हमारा, अगले 2 दिन में अगर नैना का पता तूने खुद अपने मुंह ते ना बक दिया तो कसम वर्दी की थारे सामने बैठ के इस नौकरी ने छोड़ दूंगा। बैठचोद, बाटी का जलवा देखा ना है तूने? अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल। जी जनाब। कित मर गया था? कब से आवाज मार रहा हूं मैं तने? जनाब वो बाहर। क्या बार है? अंदर बाहर कुछ ना बेरा मना है। जब मैं आवाज दूं तो एक आवाज में हाजिर हो, ये इधर। जी जनाब, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन वो बाहर। नहीं, क्या बार बार लगा रखा है? जनाब वो बाहर आपका वेट कर रही है। राम मन्ने ना मिलना किसी दे देख ना सकता। तू महज मादर चौथ के साथ पूछताछ कर रहा छू। जब जल्दी तुम्हारा टूल बॉक्स लेकर आ। जी जनाब। भाटी इस वक्त किसी से बात करने के लिए तैयार भी नहीं था। वो केवल नईम उस्मानी से नैना के बारे में जानना चाहता था। कुछ ही देर के बाद भाटी ने अपने टूल किट से एक नुकीला औजार निकाला और उसे नईम उस्मानी के नेल्स के नीचे लगाकर खींचा। नईम की एक दर्द भरी चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगी। लेकिन तभी भाटी ने किसी की आवाज सुनी और पलट कर देखा। भाटी लॉकअप के अंदर नईम उस्मानी से इन्वेस्टिगेशंस करने में बिजी था। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि नईम उस्मानी नैना के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। लेकिन तभी किसी ने भाटी को पीछे से आवाज देकर पुकारा। भाटी ने जैसे ही पलट कर देखा, पुलिस की वर्दी में एक लेडी इंस्पेक्टर उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। एएसपी सर, बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन आज साक्षात देख भी लिया। आप कैसे मुजरिमों की बैंड बजाते हैं। भाटी के हाथ जो अभी नईम के गले पे थप्पड़ बन के बजने वाले थे, अचानक से रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखा। आपकी तारीफ मैडम जी। जय हिंद सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा सर। अब समझा। तो डीएसपी साहब ने थारी ड्यूटी लगाई से गगन की जगह पे। ठीक से भाई, जोश तो घना दिखाई दे रहा है, पर यो बता कि हमारे दौरे हमारी टीम में काम कर पावेगी? कौशिकी की लाइफ का सपना था पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना और देश को क्राइम फ्री करना। और वैसे भी सर, आपके साथ काम कौन नहीं करना चाहेगा। डायलॉग तो घना जोरदार मारा सतन ने। फिल्म ज्यादा देखे से तू है? यस सर, आपने सही कहा। फिल्म ज्यादा देखती हूँ, लेकिन अपने काम की पक्की हूँ। आप एक बार कह के तो देखिए। ठीक सा भाई, तो यो समझ ले आज थारी परीक्षा से यो जो अंदर बैठा से न, घना ही खतरनाक मुजरिम से मार मार के मेरे हाथों में दर्द हो गया से।
लेकिन यो साला मुंह ना खोल रहा। अब तू जा और इसने पूछ के पुलिस के अंडर कवर एजेंट नैना प्रताप सिंह कित से, अगर यो काम तना कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि दम से धर्म है। ठीक है सर। भाटी ने इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा को नईम्स के साथ पूछताछ करने के लिए लॉकअप में भेज दिया और खुद बाहर आ गया। जनाब, बातों से तो ये कौशिकी मैडम बड़ी हिम्मत वाली लग रही है। कितनी हिम्मत से कितनी ना, यो थोड़ी देर में पता चल जाओगा अब्दुल। तो एक काम कर, जल्दी से गरम गरम चाय ले आ। उस्मान ने दिमाग का दही कर रखा से। जी जनाब, अभी लेकर आया। भाटी चाय की चुस्कियों में मशगूल हो गया था और उधर कौशिकी नईम उस्मानी के सामने बैठी थी। कौशिकी का खूबसूरत चेहरा देखकर उस्मानी की नीयत खराब हो रही थी। अपनी आंखों में ढेर सारी लस्ट के साथ वो लगातार कौशिकी के चेहरे की तरफ देख रहा था। वैसे हुस्न कमाल का है आपका। कोई पुलिस वाली भी इतनी खूबसूरत हो सकती है, हमें पता नहीं था। थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे एएसपी भाटी आपको इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि आप काफी अच्छे इंसान हैं। ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। हमें तो लगा आप हमसे यहाँ पूछताछ करने आई हैं, लेकिन आपका लहजा तो कुछ और ही बयां कर रहा है। अब देखिए ना, अपनी तारीफ करने वालों से क्या दुश्मनी। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी बिल्कुल, आप एक क्या 1000 सवाल भी करें तो हमें कोई एतराज नहीं है मोहतरमा। आप इतने सुलझे हुए इंसान हैं, बातें भी अच्छी कर लेते हैं। आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आई। अब मेरा मतलब आपने शादी नहीं की, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? हवालात के अंदर इस तरह की बातें? आप पुलिस वाली ही है ना? हाँ, लेकिन वो क्या है ना, नई पोस्टिंग है। आज से पहले कभी आप जैसे शख्स से सामना हुआ नहीं। अब एएसपी साहब ने तो डाल दिया मुझे यहाँ। गलती मेरी ही थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े डायलॉग्स मार दिए थे उनके सामने। एक पुलिस वाले को अपने सामने इस तरह डरते हुए देख कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है, हम बता नहीं सकते। अब देखिए ना नेम सर, अगर आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी छोटा मोटा बता दिया तो मेरी नौकरी बच जाएगी। आपकी नौकरी बच जाएगी और हमें क्या मिलेगा? जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। आप बस मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे एएसपी साहब को लगे कि मैंने आपके साथ इन्वेस्टिगेशन की और मैं अपने काम में अच्छी हूँ। ओह, तो ये बात है। चलिए ठीक है, हम तो वैसे भी हसीन चेहरों के गुलाम हैं। हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि नैना कहाँ है। कुछ और जानना हो तो बताएं। अच्छा चलिए यही बता दीजिए कि आपने कभी शादी मेरा मतलब निकाह क्यों नहीं किया? किसने कहा हमने निकाह नहीं किया? हमारी एक बेगम थी और हमारा एक बेटा भी है जो इस वक्त शिमला के सेंट जॉर्ज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मुस्तफा उस्मानी नाम है उसका। क्या? आपका बेटा? जी हाँ, हमारा बेटा। बेगम के जाने के बाद हमने उसे बोर्डिंग में डाल दिया था। देखना बड़ा होकर वो उस्मानी से भी बड़ा नाम बनेगा। शुक्रिया, आपने कुछ तो बताया मुझे। बाकी मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, ये वादा है मेरा। शुक्रिया उस्मानी सर, आपने नौकरी बचा ली मेरी। नईम उस्मानी से बात करने के बाद कौशिकी सीधे भाटी के पास पहुंची, जो इस वक्त किसी केस की फाइल को देखने में बिजी था। अब्दुल भी इसी वक्त भाटी के सामने बैठा था। सर, वो उस्मानी से पूछताछ कर ली है। तो क्या खबर निकाल के लाई तू उस्मानी से? बताया वाने कि नैना किससे? नहीं सर, वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। वो मुझसे कह रहा था कि मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ। कौशिकी की के खड़ा हुआ और कौशिकी के सामने आके खड़ा हो गया। ये बड़े बड़े फिल्म के डायलॉग बोल देने से यार कोई पुलिस वाला ना बन जाता। इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा,
अरे पुलिस सड़ों के काल में हिम्मत होनी चाहिए। ये अब्दुल ने देख रही से तू एक बकरा ना काट सकता ही हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी ना तो उस्मानी जैसे आदमी पर गोली चलाने से बना चुका ही हो। सर वो मैं 1 मिनट, हमारी अब तक बात खत्म ना हुई। गगनदीप कौर थारे जैसी उम्र में है, सीधी गोली खाई है उसने अपने शरीर पे, और उसके बाद भी घाव पर रुमाल बांध कर लड़ती रही। तब जाके हरामजादे उस्मानी के कब्जे थे मासूम छोरे न छुड़ा पाए हम लोग। बोल, कर पावेगी वो सब? वो सर मैं नैना का पता लगा लूंगी। अरे कैसे? फिल्म डायलॉग बोल के, या फिर खुद भैरू बाबा वांगा तने नैना का एड्रेस चला था। उस्मानी के अड्डे पे काम करने वाली शबनम को भी पुलिस टॉर्चर देकर नैना के बारे में पता करने की कोशिश की गई, लेकिन शबनम ने आखिर तक यही कहा कि नैना के बारे में वो कुछ नहीं जानती। एक तरफ जहां नैना की तलाश जारी थी, वहीं दिल्ली के जनकपुरी इलाके में इस वक्त नंदिनी सिन्हा नाम की एक लड़की अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड दीपक टंडन से फोन पे बात कर रही थी। नंदिनी की बातों से दीपक को इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद नंदिनी किसी प्रॉब्लम में है। दीपक, मैं अब और इस शहर में रहना नहीं चाहती। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। क्या हुआ नंदिनी? तुम ठीक तो हो ना? आर यू ड्रंक नंदिनी? जवाब दो मेरी बात का। यस, आई एम ड्रंक। लाइफ की प्रॉब्लम्स को कुछ देर भुलाने के लिए अब यही सहारा है मेरे पास, और कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की ऐसी बातें कैसे कर सकती है नंदिनी? भूल गई तुम कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करती थी कॉलेज यूनियन की, और पूरी यूनिवर्सिटी में लोग जानते थे तुम्हें। आई नो दीपक, लेकिन मेरे एक फैसले ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसी लाइफ में अब और नहीं जी सकती। मैंने फैसला ले लिया है। कैसा फैसला नंदिनी? बताओ मुझे। ठीक उसी वक्त नंदिनी के घर का दरवाजा खुला और सामने अपने पति राजीव सिन्हा को देखकर नंदिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस घटना के अगले दिन दीपक टंडन पुलिस स्टेशन पहुंचा। जी बताइए। मेरा नाम दीपक टंडन है। मेरी दोस्त नंदिनी सिन्हा का 2 दिन से कोई पता नहीं है। मैंने कई बार उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। आप उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं? उनकी डिटेल बताइए। नाम नंदिनी सिन्हा, एज 35 इयर्स। उनके घर में कोई नहीं है क्या? मेरा मतलब आप दोस्त हैं और आप उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं? वो अपने हस्बैंड के साथ करोल बाग में रहती है। मेरे पास उसके हस्बैंड का नंबर है। मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर भी लग नहीं रहा है। ठीक है, आप उनकी डिटेल्स भी नोट करवा दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दीपक टंडन ने अपनी दोस्त नंदिनी सिन्हा के गायब होने की रिपोर्ट शाम के लगभग 8 बजे दर्ज करवाई थी। पुलिस नंदिनी की केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। उसके हस्बैंड राजीव सिन्हा का नंबर कई बार ट्राई करने के बाद भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसी रात दिल्ली के आनंद विहार में पेट्रोलिंग कर रहे 2 कांस्टेबल अमर सिंह और कैलाश को कुछ अजीब सा फील हुआ। अरे कैलाश, वो देख, वहां पे इतना धुआं कैसे आ रहा है? अरे किसी की घर वाली गरम रोटियां सेक रही होगी चूल्हे पे, और तो धुआं कहां से आएगा? अरे तू भी ना बहन चोद एकदम बावली बात करता है। अरे भाई, इतनी रात में गरम रोटियां सेक के देने वाली औरतें अब नहीं मिलती इस दुनिया में। ठीक है, फिर चलकर देख लेते हैं कि मामला क्या है। अरे चल भाई, साली यो रात की नौकरी बहुत बेकार है। दिन में घर जाओ तो बीवी ना सोने देती, और रात में यो ड्यूटी। अमर सिंह और कैलाश वहां पहुंचे जहां से उन्हें धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। ये एक रेस्टोरेंट था। अमर सिंह ने बाइक उस रेस्टोरेंट के बाहर लगाई और फिर दोनों कांस्टेबल रेस्टोरेंट के अंदर गए। अरे कोई है यहाँ? क्या चल रहा है? इतनी रात को यहाँ धुआं कैसे आ रहा है? ठीक उसी वक्त ऋषि नाम का होटल का मैनेजर बाहर आया। कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा है तो इतनी रात में ये धुआं कहां से निकल रहा है? हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? बता जल्दी।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में हुआ ये कि रेस्टोरेंट में अखबार की बहुत ज़्यादा रद्दी इकट्ठा हो गई थी। मैंने लड़कों को मना किया था कि ऐसे मत जलाओ, लेकिन उन्होंने उठाकर इस मिट्टी के तंदूर में डाल दी। बस उसी का धुआं है सर। अरे ठीक है, जल्दी बंद करो ये सब। बाहर दूर दूर तक धुआं फैल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि हम आए हैं, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी ना तो फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाएंगे। जी सॉरी, मैं अभी ये सब ठीक करवाता हूँ। अमर सिंह और कैलाश रेस्टोरेंट के मैनेजर ऋषि से बात करने के बाद जैसे ही वहां से वापस लौट रहे थे, अचानक से अमर सिंह ने बाइक रोक दी। अबे क्या हुआ? सरकारी खटारा फिर से खराब हो गया क्या? वापस चलते हैं कैलाश। तुझे नहीं लगता कि वो अखबार जलाने की स्मेल नहीं थी, बल्कि कुछ और ही तरह की स्मेल थी? पेट्रोलिंग के लिए निकले हवलदार अमर सिंह और कैलाश को जब एक रेस्टोरेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया तो उन्होंने वहां जाकर इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन मैनेजर ऋषि से बात करने के बाद वो दोनों वापस लौट आए। कुछ दूर जाते ही अमर सिंह को कुछ महसूस हुआ और दोनों हवलदार अपनी बाइक लेकर एक बार फिर वहां पहुंचे। हाँ भाई, तू सही कह रहा था। स्मेल तो ऐसी ही आ रही है जैसे यहाँ अखबार नहीं बल्कि मांस पक रहा हो। अरे लेकिन तंदूर में आधी रात को मांस पकाने का क्या मतलब हो सकता है? और फिर वो मैनेजर, उसने झूठ क्यों बोला होगा? अरे भाई, मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है। चल कर देखते हैं। अमर सिंह और कैलाश जैसे ही अंदर जाने लगे, उस रेस्टोरेंट के एक सर्वेंट ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह और कैलाश जबरन रेस्टोरेंट के अंदर घुस आए। वो मैनेजर कहाँ गया जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे था? नाम क्या था उसका? हाँ, ऋषि। हाँ, वो तो गए, उनको कुछ जरूरी काम था। वैसे भी रात के वक्त वो यहाँ नहीं रुकते हैं। कहाँ गए? हाँ, और ये क्या है तंदूर के अंदर? दिखाओ जरा। अरे अरे अरे, बताया तो कि रद्दी अखबार जला रहे हैं, तो अब इसमें देखना क्या है? साइड हट, देखने दे, मैं नहीं तो एक डंडा मारूंगा ना पिछवाड़े पे, उधर जाके गिरेगा, समझा? बहनचोद, देखना कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी रद्दी बनाकर इस तंदूर में झोंक दूं मैं। अमर सिंह और कैलाश जैसे ही उस तंदूर के पास पहुंचे, उन दोनों की नजर तंदूर से बाहर दिखाई दे रही एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। बिना देरी किए उन दोनों ने पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया। रात काफी हो चुकी थी। अब्दुल नाइट ड्यूटी पर था। उसे जैसे ही अमर सिंह का कॉल आया, उसने भाटी के मोबाइल पर इस घटना की जानकारी दी। इतनी रात में भी चैन है, इतनी रात आना किसने सहमत आई है? अरे रुक जा, इसी भी क्या आफत आ गई भाई। अब्दुल लागे से इसके अब्बा ने बकरा काटना खातर बुलाया है। हेलो, हाँ भाई अब्दुल बोल। जनाब, वो एक रेस्टोरेंट में तंदूर के अंदर किसी ने कुछ पका दिया है। चूतिए, अरे इतनी रात को तो मैंने यूं बताना के लिए फोन करा सा है। अरे भूतनी के तंदूर में कोई खाना ना पकाएगा तो क्या अपना मुंह गाल के भाप ले होगा के? नहीं सर जी, वो बात नहीं है सर जी, मैं बताता हूँ आपको। अब्दुल ने जब पूरी बात भाटी को बताई तो भाटी बिना देरी किए उस जगह पर पहुंचा। भाटी के साथ डीएसपी मानव चड्ढा भी वहां पर आ गए थे, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के अंदर जो चल रहा था वो कोई मामूली अपराध नहीं था। क्या हो रहा है ये सब? और ये ओवन के अंदर किस लड़की को जलाया जा रहा है? अरे साहब, वो ये सब तो मैनेजर साहब को पता है। हम तो यहाँ पे नौकर हैं। साले नौकर है, तभी तो मालिक के कारनामों से वाकिफ होवेगा ना तू। ओ सड़ी के क्या चल रहा है? साफ साफ बोल। भाटी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? सॉरी सर जी, लेकिन अभी अभी आपने कहा ना साले तो बस, लेकिन ये लोग सीधे सीधे पूछने से बताते ना कुछ। बोल साले, कहते गया तेरा मैनेजर ऋषि। अरे सर,
सर वो सर जी तो ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं और अभी 2 बजे की ट्रेन है सराय रोहिला से। हाँ, वहीं से पकड़ेंगे ट्रेन। ऋषि चला ऋषिकेश। अब यो ऋषि के केस पकड़ के थाने में घसीट के न लाया तो हमारा नाम दे करम सिंह भट्टी ना से। जल्दी से इस लड़की की बॉडी को बाहर निकालो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मैंने परमिशन चाहिए। मैंने अभी के अभी अब्दुल के साथ सराय रोहिला के लिए निकलना होगा। इससे पहले वो ऋषि ट्रेन में सवार होकर छूमंतर हो जावे। उस तंदूर के अंदर जिस लड़की की बॉडी थी वो आधे से ज्यादा जल चुकी थी। उसके चेहरे को पहचान पाना मुश्किल था। केवल उसके हाथ और पैरों का कुछ हिस्सा था जो जलने से बच गया था। वहां मौजूद उस रेस्टोरेंट के सारे सर्वेंट्स और वर्कर्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। भाटी और अब्दुल तुरंत दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस ट्रेन को ढूंढा जो ऋषिकेश के लिए निकलने वाली थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाली कलिंगा एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली है। सर जी, ये कलिंगा एक्सप्रेस यही है। ठीक से अब्दुल, अब चल मार साथ। भाटी और अब्दुल दोनों ही रेलवे स्टेशन पर भाग रहे थे। कुछ ही देर में ऋषि को ढूंढते हुए आखिर वो उसके पास पहुंच ही गए। एक और मिनट की देर अगर हो जाती तो ऋषि आज भाटी के हाथों से बच जाता। पुलिस, आप यहाँ क्यों? साले तारा स्वागत करना सुम्मा दरचोद। इससे कैसे तो दिल्ली छोड़ के भागने की सोच रहा है? जनाब, ट्रेन चलने वाली है, हमें नीचे उतर जाना चाहिए, नहीं तो इसके साथ हम भी ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। चल भाई, बाहर चल। अगर ये ट्रेन ने दिल्ली स्टेशन छोड़ दिया ना तो सीधा थारी अस्थियां बाग के वापस आऊंगा ऋषिकेश में, समझा? चाली पे। तो देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर जी, मैंने कुछ नहीं किया है। चल साले, तूने क्या करा है इसके बारे में आराम था बतावेंगे। क्या है ना, पब्लिक में इस तरह बातें शोभा ना देती। तो चल। रेस्टोरेंट के मैनेजर ऋषि को अरेस्ट करने के बाद भाटी ने उसे लॉकअप में डाल दिया। इस सच का सामने आना बेहद जरूरी था कि आखिर वो लड़की कौन थी। ये भी देख मैनेजर, हर सामने कोई रास्ता ना बचा से सच बताने के अलावा। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़की को दीपक। कौन? दीपक टंडन? सर, वो नंदिनी सिन्हा का एक्स बॉयफ्रेंड दीपक टंडन है सर। उसने ही मारा है उसको और फिर मेरे रेस्टोरेंट में आकर तंदूर में डालकर चला गया वो। तो मैंने चूतिया समझे से कि फिर बिना पिए बेवड़ा हो गया तू। साले, था रेस्टोरेंट में कोई भेरा गेरा किसी की भी बॉडी का भरता पकाने लग जाओगा और तू सण कुछ कहेगा भी ना। इतना भला आदमी तो ना लगता। जनाब, वैसे भी इसने अमर सिंह और कैलाश से झूठ बोला था। इसने कहा था कि तंदूर में अखबार की रद्दी है। बोल साले, इतना मार मार के थारी शकल रद्दी जैसी बना देगा बाटी। मैं वो दीपक को जानता हूँ सर, वो पॉलिटिक्स वाला आदमी है सर। रात को आया था नंदिनी की बॉडी लेके और बोला कि इसको जलाना है। मैं डर गया था साहब, लेकिन क्या करता, उसने मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाने की धमकी दी थी। दीपक टंडन ने नंदिनी सिन्हा के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई से। अगर उसने ही नंदिनी का कत्ल किया होता तब पुलिस में रिपोर्ट लिखाना क्यों आता? वो हो सकता है सर वो पुलिस को गुमराह कर रहा हो। कौन किसने गुमारा से बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब्दुल, यो दीपक टंडन ने फोन लगा और बोल कि नंदिनी मिल गई से। वना निकले बोल। अरे अगर फोन बंद हो, हाँ भाई दीपक, ऋषि नाम के मैनेजर का कहना है कि तन्ना ही छोरी का कत्ल किया है। अगर मैंने उसे मारा होता तो उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाता मैं। अरे तो मन्ना बेरस है, पुलिस वाला सो इतना दिमाग तो चला ही ले। अरे मन ने यूं जानना सा है कि सने थारा नाम क्यों लिया। अरे कोई तो बात होगी भाई, तार में कोई तो कनेक्शन होगा। कोई कनेक्शन नहीं है सर जी, पर आपको जो पूछना है वो नंदिनी के पति राजीव से क्यों नहीं पूछते? मन ने ना सिखा, फरार से उसका पति तार तो पहले उसके बारे में पता लगाया समझे। तो बस यो बता, नंदिनी और राजीव की कहानी कैसे?
रज्जीव ने ढूंढने का काम महाराज है। थारा तो जितना कहा गया है उतना कर लाए। मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। नंदिनी की राजीव के साथ लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं थी सर। और यूँ बात तने कैसे पता? क्योंकि मैं और नंदिनी कॉलेज टाइम से एक दूसरे के दोस्त थे। केवल दोस्त या फिर यो दोस्ती का रिश्ता कहीं आगे का था? जी वो हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। पूरे 2 साल तक हमारा अफेयर रहा था। साड़े फिर ब्याह क्यों ना करे तने नंदिनी के साथ? क्योंकि नंदिनी के घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ही वक्त के बाद नंदिनी की लाइफ में राजीव आ गया। अर्थात है यो सब ना देखा गया तो तन्ने नंदिनी की जान ले ली? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैंने नंदिनी को नहीं मारा है। मैं तो उसे लेकर खुद परेशान था सर। उसने बताया था मुझे फोन पे कि वो इंडिया छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, राजीव से दूर। अगर थारी बात सही है तो फिर यो ऋषि ने मैंने झूठ क्यों बोला रहे? ऋषि और राजीव पुराने दोस्त हैं सर। जरूर राजीव ने उसे ऐसा कहने के लिए कहा होगा ताकि आपका शक मेरे ऊपर आ जाए। मन भी लाग रहा है कि जो तू बोल रहा है उस बात में दम है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये बैन चौधरी से दिल्ली तक बाज ना रहा होता और राजीव वो भी फरार ना हुआ होता। पता तो लगाना पड़ेगा आखिर इसने अपनी बीवी के साथ यो सब किया क्यों। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर ऋषि के साथ कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन ऋषि ने बताया कि उसे नंदिनी के मर्डर की वजह नहीं पता। बाद में ऋषि ने पुलिस के सामने ये कबूल कर लिया कि उसने झूठ बोला था। नंदिनी की बॉडी को खुद राजीव वहां लेकर आया था। वो उसकी बॉडी को जलाकर उसकी मौत के सारे सबूत मिटा देना चाहता था, लेकिन उसने अपनी ही वाइफ का मर्डर क्यों किया ये बात उसने ऋषि को भी नहीं बताई थी। नंदिनी के पति राजीव को पुलिस पूरे दिल्ली में तलाश कर रही थी, लेकिन राजीव का कोई अता पता नहीं था। नंदिनी और राजीव के घर की तलाशी ली गई। घर की हालत को देखकर पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि नंदिनी का मर्डर वहीं पर किया गया था, क्योंकि दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे। एक तरफ जहां भाटी नंदिनी के पति राजीव को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ नैना को गायब हुए कई दिन हो चुके थे। उसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले दिन जब भाटी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने कौशिकी रंधावा को वहां देखा। आइए मैडम, स्वागत है तारा। क्या बात, तुमने तो घनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पर एक ही दिन काम कर गए 6 दिन की छुट्टी पे चढ़ गई। सब ठीक सा है? जी सर, सब ओके है। वो मैं एक बार और नैम से बात कर सकती हूँ? क्यों भाई, नाम क्या कोई रेलवे का खोया पाया काउंटर सा है जो जब मर्जी आई पूछताछ करने चले आई। मानना कि आप इंस्पेक्टर साहिबा हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का भी कोई प्रोटोकॉल हो वैसे ना, कि ना? लेकिन सर मैं नैम से इस बार पता लगा सकती हूँ कि नैना कहाँ है। क्यों रे मैडम, नाइम ने आपको ऐसा बोला या आपको सपना आया? मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं नैना प्रताप को ढूंढ सकती हूँ। बस एक बार आप मुझे नैम से अकेले में बात करने दीजिए। ठीक है, जाइए। अब्दुल, ओ अब्दुल, मैडम ने लेकर जा भाई नाम का पास। और मैं भी तो देखूं क्या करना चाहे सही हो। सर वो मैं नैम से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, यो भी बात मानी थारी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए मैडम जी, बात अगर आप खाली आता ही तो अगली बार तो आपकी ड्यूटी किसी नेता के जुलूस में लग जाओगी। सुरक्षा विभाग, पता तो होगा था ना? जी पता है। इसके बाद कौशिकी अब्दुल के साथ सीधे लॉकअप में गई। कौशिकी को देखते ही नईम उस्मानी के होठों पे स्माइल आ गई। उसने सर से पैर तक कौशिकी को घूर के देखा। क्या बात है, हम तो आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे। बड़े दिन लगा दिए आपने। कुछ पल के लिए लॉकअप में चुप्पी छा गई। नईम उस्मानी ने लस्ट भरी नजरों से कौशिकी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा।
कौशिकी भी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी और नईम के पास आ गई। लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसके बारे में नईम ने सपने में भी नहीं सोचा था। कौशिकी ने एक जोरदार थप्पड़ नईम के गाल पे जड़ दिया। अबे चूतिए, क्या लगा तुझे मैं यहाँ तेरा एंटरटेनमेंट करने आई हूँ? साले पुलिस वाली हूँ मैं, पुलिस वाली, और तेरे जैसे हराम के पिल्लों को चुटकी में ठीक कर सकती हूँ। दीदार करेगा मेरा, ले कर दीदार। एक औरत होकर हमारे ऊपर हाथ उठाया। हाथ उठाया? ले तेरी टांगों के बीच सही जगह पे लात भी मार दी, क्या करेगा? हाँ, नैना प्रताप सिंह का पता चाहिए था ना तुझे? अब देख, मर जाऊंगा लेकिन जुबान नहीं खोलूंगा अपनी। अबे जा, तू क्या जुबान तो तेरी परछाई भी खोलेगी कुत्ते। तेरा बेटा है ना, मेरे लोगों ने उसे स्कूल से उठा लिया है। ना 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 ना, अब ये मत कहना कि पुलिस वाली हूँ ऐसे इल्लीगल काम नहीं कर सकती। बेटा, तेरे जैसे सुअर से सच उगलवाने के लिए कौशिकी रंधावा किसी की जान लेने से भी नहीं चूकती। 10 साल के करियर में 20 बार ट्रांसफर हो चुका है। ए लड़की! लड़की नहीं, इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा। अब तू सच बोल, नहीं तो वो तेरा लखते जिगर है ना, वो तख्ते पे चढ़ जाएगा। मेरे एक ऑर्डर पे मेरे लोग उसे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां वो सेफ तो होगा, लेकिन उसकी जिंदगी कैसी होगी तू सोच भी नहीं सकता। बताता हूँ। नैना प्रताप सिंह इस वक्त देहरादून में है। वहाँ एक एड्रेस में देता हूँ, एक मेंटल असाइलम में उसे रखा गया है। ये हुई ना बात। और हाँ, अगली बार खूबसूरत लड़की को कमजोर मत समझना, चूतिया साला। अब पता चला लड़कियां शक्ल से सुंदर हो सकती हैं तो शरीर से फौलाद और अकल से इंटेलिजेंट, सब कुछ। कौशिकी रंधावा का ये रूप देखकर नईम हैरान था। साथ में लॉकअप के बाहर से कौशिकी को छुपकर देख रहे भाटी और अब्दुल के भी होश उड़ गए थे। वो दोनों अपनी आंखें फाड़े लगातार उसे देखे जा रहे थे। जनाब, ये क्या करिश्मा है? रहे करिश्मा ना चूतिए, यूं तो चलती फिरती डाकू हसीना सा है। ये तो आपसे भी हाई लेवल की गालियां देता है जनाब। अरे भाई, ऐसा हमारा गाँव में ताई कभी कभी बक दिया करती थी गाड़ी, पर यो जिस स्पीड में गाड़ी के साथ उस्मानी की कुटाई कर रही है, मारा तो कुछ समझ ना आ रहा। जनाब, आ रही है इधर ही। कुछ ही सेकंड्स में कौशिकी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ भाटी और अब्दुल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे पहले जैसी मासूमियत थी। लगता ही नहीं था कि कुछ सेकंड्स पहले वो एक खतरनाक मुजरिम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सर, वो मैंने नैम से पता कर लिया है, उसने नैना को कहाँ रखा है। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम किया। भाग्य के आगे बस हमें जल्दी से वहां जाके उसको लेके आना है सर। एड्रेस मेरे पास है, लेकिन हो सकता है वहाँ सिचुएशन डेंजरस हो। सो आई फील हमें देहरादून पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो एक टीम रेडी रखें। थार ते ज्यादा खतरनाक के हो सके। कुछ कहा आपने? ना ना भाई, जनानी का आगे बोलन की मत कौन से मर्द की हुई से आज तक। अरे नहीं सर, आप मेरे सीनियर हो। लेकिन मैडम, एक चीज में तो आप सर की सीनियर निकली। मतलब? अरे अब्दुल, जा मैडम का लचा ले क्या। अब बैठो मैडम, चाय पियो, थक गई होंगे ना। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं मैं आ जाऊंगी टाइम पे। हाँ बिल्कुल, नहीं, थैंक यू, आई लव यू, बाय। ब्याह होगा आपका? जी, वो मेरे हस्बैंड का कॉल था, शाम को डिनर पे जाने का कह रहे थे। जी जी बिल्कुल, आप जाइए, लेकिन हम लोगों को देहरादून के लिए निकलना होगा, वो नैना को ढूंढने। आप चल पाएंगी? मैं एकदम ठीक टाइम पे स्टेशन पहुंच जाऊंगी। वो क्या है ना, मेरी बेटी का बर्थडे है आज तो। ओह अच्छा, तो आपकी बेटी भी है। आपकी बात तो सुन के लग गया ना मैंने। जी सर, 7 साल की है। फिर भी आप? जी सर, मतलब? अरे मतलब मैंने सुना कि गालियां दे रही थी आप। आपका घर में कोई कुछ ना कहता आपको ऐसे गालियां देता देख के? उसके सामने मैं गालियां नहीं देती सर जी। ये तो बस उस्मानी जैसे मुजरिम सामने आ जाते हैं तो बहनचोद, सॉरी, वो मेरा मतलब गालियां निकल जाती हैं, नहीं तो मैं बड़ी शरीफ हूँ। कौशिकी से बात करने के बाद
भाटी को समझ आ गया था कि वो उसके टक्कर की पुलिस ऑफिसर थी, किसी भी मामले में उससे कम नहीं थी। भाटी अपनी टीम के साथ देहरादून के लिए निकल गया। देहरादून पुलिस को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। नैना के एक मेंटल अजाइलम में होने की खबर मिली थी। जब भाटी कौशिकी के साथ उस अजाइलम में पहुंचा तो उसने वहां के डॉक्टर से नैना के बारे में पूछा। एसपी करम सिंह भाटी, दिल्ली पुलिस। जी सर, कहिए। इस हॉस्पिटल में नैना नाम की कोई लड़की है? जी सर, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो यहाँ एडमिट है। बड़ी खतरनाक है सर, किसी को भी देखते ही मारना शुरू कर देती है। मनवा लड़की से मिलना है डॉक्टर। आप उससे ऐसे नहीं मिल सकते, वो पेशेंट है और मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट से इस तरह मिलने की इजाजत किसी को नहीं होती। देखो डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि नैना इस हॉस्पिटल में है और वो पागल नहीं है, और हम उसे लेके जाएंगे। आगे मुझे नहीं लगता कोई बात करने का फायदा है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, ये भाटी सर अपने खून खराबे के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस हैं। नो प्रॉब्लम, मैं लेके चलता हूँ आपको। मैंने कहाँ मना किया। कुछ ही देर में भाटी कौशिकी के साथ एक ऐसे रूम में पहुंचा जहां चारों तरफ अंधेरा था। वहां पर बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने उस कमरे की लाइट जलाई। सामने बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे इस तरह से पीटा गया था कि उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था, कपड़े आधे फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह घाव थे। नैना, अरे नैना क्या होया तने? नैना, नैना उठ। अरे मैं करम। नैना उठ। चोद, क्या किया तूने छोरी के साथ? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर डॉक्टर ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, वैसे ही कौशिकी ने उसे पकड़ा और कसकर थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। डॉक्टर डर के मारे थर-थर कांप रहा था। कौशिकी की आग उगलती आंखें देखकर डॉक्टर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। बोल बे सुअर की औलाद, बोल, नहीं तो यही तेरी खबर ना खोल दी तो कौशिकी रंधावा नाम नहीं मेरा। मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कौशिकी वाने छोड़ो और जल्दी से नैना को हॉस्पिटल लेके चलो। एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। नैना को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन नैना की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और मैनेजमेंट के कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और तब पता चला कि नईम ने नैना को कभी दुबई भेजा ही नहीं था, बल्कि उसे यहाँ इस अजाइलम में कैद करके रखा था ताकि उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाए। नैना की जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी थी। वो बच पाएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता था। नैना को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका था। उस मेंटल अजाइलम के स्टाफ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली और वहां के 2 डॉक्टर्स को नईम उस्मानी जैसे गैंगस्टर्स का साथ देने और नैना को जबरन वहां रखने के लिए अरेस्ट किया गया। नैना का ट्रीटमेंट कुछ दिन तक चला, उसके बाद उसे दिल्ली ले जाया गया। नैना की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था। दिन पर दिन बिगड़ती नैना की हालत को देखकर भाटी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जनाब, नैना की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दी गई हैं इनको। नईम एक नंबर का घटिया इंसान है सर जी। देखिए ना कैसी हरकत की है इसने नैना के साथ। हाँ अब्दुल, वक्त बीतने के साथ हमारी चिंता भी बढ़ती जा रही है। समझ ना आ रहा क्या करूं, किसी काम में भी मन ही ना लाग रहा हमारा। अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे जनाब, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बस नैना को ठीक होने में वक्त लगेगा। एक बार वाका होश में आना भी जरूरी है अब्दुल। उन रामजादों ने पता नहीं ऐसा कौन सी दवा पिला दी है छोरी ने, और अगर वो होश में आई और उसके दिमागी हालत ठीक ना हुई तो क्या करेंगे हम अब्दुल? नहीं जनाब, ऐसा नहीं सोचते। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। नैना ठीक हो जाएगी जनाब। नैना का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। उधर नंदिनी सिन्हा के केस में पुलिस को एक बड़ी इंफॉर्मेशन तब मिली जब नंदिनी सिन्हा के पति राजीव सिन्हा ने बेंगलोर से अपने एक लॉयर के जरिए पुलिस से कांटेक्ट किया। राजीव शर्मा ने बेंगलोर पुलिस के सामने आते हुए ये बयान दिया कि अपनी पत्नी नंदिनी के मर्डर से ठीक एक दिन पहले वो दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकल गया था। पुलिस की हिरासत में राजीव को दिल्ली लाया गया।
हाँ तो मिस्टर राजीव सिन्हा, क्या कहना से आपका अपने पति नंदिनी के मर्डर के बारे में? मुझे नहीं पता एएसपी, नंदिनी का मर्डर किसने किया है। कमाल की बात सा है, आपको वो ढाबे वाला दोस्तों सारा सच अपने मुंह तक उगल चुका सा है, और आपने यो भी ना पता कि होया क्या है। अरे भाई, तो बात हमारा समझ में ना आई। जिस दिन नंदिनी का मर्डर हुआ उस दिन सुबह मैं दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकल चुका था। चलो ठीक है, आपके बातें भी माने मने, लेकिन यो बताओ क्यों यो अचानक दिल्ली से बेंगलोर जाने की कोई खास वजह? वो मुझे कुछ काम था। भाई तो मैं जानना चाहूँ कि क्या काम था तना? वो वहाँ तिरुपति मंदिर जाना था दर्शन के लिए। लेकिन तिरुपति तो तिरुपति में से ना, आप तो बेंगलोर गए थे। मैं पहले बेंगलोर गया, वहाँ से तिरुपति। तब बात न गोल गोल घुमाने से भी कुछ ना होगा। इतनी देर तो मैं सोच रहा था कि आप अपने आप सच बोल दोगे, लेकिन आपका मूड ना लगता ऐसा करने का। एक आखिरी बार बोल रहा सुन, जो भी सच है बता दे, क्योंकि ऋषि ने अपना मुंह पहले ही खोल दिया। बार बार अपना बयान बदलने के बाद आखिरकार राजीव सिन्हा ने अपना आखिरी बयान दिया, जिसमें उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। ये बयान बेहद चौंकाने वाला था। जिसने भी मर्डर की वजह सुनी, उसके जहन में एक ही सवाल था कि क्या रिश्तों में भरोसे जैसी कोई चीज नहीं होती? क्या केवल जरा सा शक इतना भयानक अपराध की वजह बन सकता है? मजिस्ट्रेट के सामने राजीव सिन्हा ने अपना बयान देते हुए कहा, उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने नंदिनी को दीपक टंडन से बात करते सुना। दीपक नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड था। उनके बीच दोस्ती थी, इस बात का मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे नंदिनी और दीपक टंडन के बीच अब भी अफेयर चल रहा था। नंदिनी को बात करते देख मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बिना कोई सवाल जवाब किए उस पर गोली चला दी। जब उसकी मौत हो गई तो मैं उसकी बॉडी को छुपाने के लिए ऋषि के रेस्टोरेंट पहुंचा, और वहां मैंने ऋषि की मदद से नंदिनी की बॉडी को ओवन में डाल दिया। राजीव के बयान के बाद दीपक टंडन से भी बयान लिया गया। दीपक ने अपने बयान में कुछ बातें पुलिस को बताई, जिसमें नंदिनी और राजीव के रिश्ते का सच सामने लाकर खड़ा कर दिया। नंदिनी अक्सर मुझसे कहती थी कि उसने राजीव से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। राजीव ने अभी तक अपनी शादी को पब्लिक नहीं किया था। उसने नंदिनी को एक फ्लैट में रखा हुआ था। नंदिनी और राजीव के घर वालों ने भी उन दोनों की शादी की बात दोस्तों और रिश्तेदारों से छुपाई थी। नंदिनी राजीव के साथ खुश नहीं थी। वो फॉरेन जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे वो गुमनामी की जिंदगी पसंद नहीं थी। साथ ही नंदिनी का यह भी कहना था कि शक के चलते राजीव अक्सर उसके साथ मारपीट और मेंटल टॉर्चर किया करता था। नंदिनी सिन्हा के मर्डर की कड़ियां एक एक करके खुल गई थी। राजीव सिन्हा को अपनी पत्नी की इरादतन हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और ऋषि को हत्या के सबूत मिटाने और राजीव सिन्हा का साथ देने के जुर्म में 20 साल की सजा हुई। ये केस खत्म हो चुका था। भाटी खुश था कि नंदिनी के मुजरिम को उसके किए की सजा मिली। अगले दिन जब भाटी पुलिस स्टेशन में किसी केस को लेकर बिजी था, उसी वक्त गगन वहां पर आई। गगन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं आप? अरे गगन, भाई मैं तने कॉल करने आ रहा था। क्या सुन रहा हूँ मैं? तने अपने तबादले की अर्जी डाली से रखे हुआ भाई, कोई परेशानी से है? अरे गगन मैडम, अगर आप अपना तबादला करवा लेंगी तो हमारे थाने का क्या होगा? भाई आप तो शेरनी है जनाब की। तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल, लेकिन ये डिसीजन मैंने कुछ सोच के लिया है। क्या सोच के? साफ साफ बताइए। वो सर जी, एक तो मेरी इंजरी की वजह से वापस पुलिस वाले की फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरा ये कि क्या भाई बोल, सस्पेंस ना बना अभी। वो सर जी, बेजी से मैंने कह दिया है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुंडा भी पसंद कर लिया मैंने। क्या बात गगन, अरे ये तो घनी अच्छी खबर सुनाई भाई, लेकिन तू खाली आता है ये अच्छी बात ना से। भाई मिठाई तो लानी चाहिए थी ना तना है? अरे जनाब, मुझे तो अभी तक बात पे यकीन नहीं हो रहा कि गगन मैडम ने निकाह के लिए हाँ कर दी। अच्छा है वो मिठाई नहीं लेकर आई, वरना मैं तो शायद अपने होश खो बैठता। अब्दुल की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे।
ठीक उसी वक्त भाटी के पास हॉस्पिटल से कॉल आया और उसे बताया गया कि नैना को होश आ गया था। बिना 1 मिनट की भी देरी किए भाटी हॉस्पिटल जा पहुंचा। जैसे ही भाटी ने नैना को होश में देखा, उसके होठों पर स्माइल आ गई। नैना, नैना, नैना तू ठीक है ना? अरे अरे ऐसे क्या देख रही से मैंने? अरे मैं करम सिंह यस बे करम। क्या बात से नैना, तो कुछ बोलती क्यों ना है? जनाब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नैना आपको पहचान ही नहीं रही है। भाटी लगातार नैना से सवाल किए जा रहा था, लेकिन नैना खोई हुई सी नजरों से उसे देखे जा रही थी, जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं थी। कुछ सेकंड्स के बाद नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। भाटी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डॉक्टर की तरफ देखा। यो सब क्या है डॉक्टर? आपने तो कहा था कि नैना ने होश आ जाएगा, वो अब ठीक, लेकिन यो तो कुछ बोलती भी ना। देखिए, मैंने आपको कहा था कि नैना को होश आ गया है, तो हाँ, होश तो उसे आ गया है, लेकिन उसे जो ड्रग्स दी गई थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि नैना अब भी किसी को पहचान नहीं पा रही। लेकिन ऐसा कैसे? आप क्या कहना चाहो डॉक्टर साहब? नैना की दिमागी हालत ठीक ना से? ना, यो ना हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक है या नहीं, यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक भी उनके दिमाग से उन खतरनाक ड्रग्स का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब तक वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर लेती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर भाटी पूरी तरह घबरा गया। वो दिल ही दिल इस बात की प्रार्थना कर रहा था कि नैना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उधर दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में 3 सहेलियां, दिया, निशी और समायरा, जिनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास थी, समायरा के बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, स्वीट 16। हाँ Yeah bro, she is now 16 finally. लेकिन देखना, अभी तक इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ लीव दिस ऑल एंड लेट्स सेलिब्रेट माय डे। कम ऑन यार समायरा, तू भी ना ये बॉयफ्रेंड वाली बात तो हमेशा टाल क्यों देती है? अब देखना, दिया तो खाली अपने बॉयफ्रेंड नंबर 3 के साथ डेट मार के आई है। नॉट अगेन यार, अगर एक बार और तुमने मुझसे ये सब कहा तो आई विल लीव। मेरे बर्थडे पे तो मुझे नाराज मत करो। ओके फाइन, सॉरी। इतना कहकर उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तभी दिया के मोबाइल पे एक कॉल आया। 1 मिनट, हाँ मैं जरा बात करके आती हूँ। किसका कॉल है? वेट ना, बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हेलो। इतना कहते हुए दिया वहां से बाहर की तरफ चली गई। समायरा उसे हैरानी से देख रही थी। केक का एक बड़ा सा पीस खाते हुए समायरा ने निशी की तरफ देखा, जो धीरे धीरे स्माइल कर रही थी। इतना अर्जेंट किसका कॉल होगा? होगा उसका बॉयफ्रेंड। उसकी लाइफ में लड़कों की क्या कमी। लेकिन निशी, इतने सारे बॉयफ्रेंड रखने का क्या मतलब है? क्यों चाहिए उसे ये सब? और उसे डर नहीं लगता क्या? डर लगता है या नहीं, दैट आई डोंट नो। हाँ, लेकिन यार ये डेली वाले खर्चे उठाने के लिए तो बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है ना। अब तुझे तो पता है, मॉम डैड खर्चे के लिए जो पॉकेट मनी देते हैं, उससे काम ही नहीं चलता। बट आई फील दिस इज रॉन्ग। चिल ना यार, तू अपना बर्थडे मना, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर लेगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी 2 फ्रेंड्स निशी और दिया के साथ अपना स्वीट 16 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही समायरा को नहीं पता था कि उसकी लाइफ आगे क्या टर्न लेने वाली थी। समायरा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही दिया का भी बर्थडे आता था और दिया अपनी बर्थडे पार्टी का सारा प्लान पहले ही बना चुकी थी। लेकिन इस वक्त दिया फोन पे किसी से बातें करने में मशगूल थी। हाँ मैंने कहा ना सब हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? बट 2 दिन बाद और उसके बाद जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करना। ओके बाय, सी यू सून। और सुनो, पार्टी में टाइम पे आ जाना प्लीज। फोन पे अपनी बातें खत्म करने के बाद दिया जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची। समायरा उसे घूर घूर के देख रही थी और निशी उसे देखकर स्माइल कर रही थी। व्हाट? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? ओह कम ऑन, नाउ डोंट से कि
एक कॉल आ गया और तू इस बात से नाराज है। मैं तेरे कॉल आने से नाराज नहीं हूँ, लेकिन निशी मुझे बोल रही थी कि तू एक साथ 2-3 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है। व्हाट इज दिस यार? अभी वी आर इन 12th स्टैंडर्ड ओनली एंड ये सब। ओह दादी अम्मा, मुझे लेक्चर मत दे, तू अपनी पार्टी मत स्पॉइल कर। और एक बात, मेरे बर्थडे पार्टी में विवान आएगा, सो आई होप तू मेरे बर्थडे पार्टी में उसे देखकर कोई तमाशा खड़ा नहीं करेगी। विवान साउंड्स गुड, नाम तो काफी सही है बंदे का। नो वे, हमने डिसाइड किया था दैट पार्टी सिर्फ हम तीनों की होगी। ओ कम ऑन यार समायरा, हमारी दिया को नया नया बकरा मिला है, कुछ तो एंजॉय करने दे उसे। तू भी ना, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट यार। तू उस विवान को बाद में पार्टी दे देना। देख, अगर तूने उसे बुलाया ना तो मैं नहीं आऊंगी यार। अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं लड़कों के साथ पार्टी कर रही हूँ, वो सच में बहुत नाराज हो जाएंगे। Samaira, my sweetheart, we are 16 bro. It's not necessary कि पेरेंट्स को सब कुछ बताया जाए। चल यार। This is not fine, हाँ? ओके चिल, वी विल थिंक अबाउट इट लेटर। अभी ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, जल्दी से खोल और बता यू लाइक्ड इट और नॉट। समायरा अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो दिया के बॉयफ्रेंड विमान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राजी नहीं थी। दिया के बर्थडे वाली सुबह समायरा ने उसे बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया। हैप्पी बर्थडे दिया, माय जान, माय बेस्टी। थैंक यू सो मच यार। अच्छा अब जल्दी से बताओ, शाम को कितने बजे पहुंच रही है तू? पार्टी 6 बजे है तो मैं 5 बजे आ जाऊंगी। यस, और सुन, मेरे पेरेंट्स रात को अराउंड 2 बजे तक वापस आएंगे, सो वी कैन सेलिब्रेट फुली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगा तेरी बर्थडे पार्टी है तो अंकल आंटी भी घर पर ही होंगे। नोप्स, उनको किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है और मुझे यहाँ तुम लोगों के साथ पार्टी करनी है। ओह चल, इट्स ओके, आई विल रीच ऑन टाइम, डोंट वरी, बाय। ओके लिसन, देयर इज वन गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज? रियली? क्या? विवान इज नॉट कमिंग नाउ। हैप्पी? सीरियसली? वाओ, आई एम सो स्ट्रेस फ्री यार। अब तो मैं फुल नाइट तेरे घर पार्टी एंजॉय करूंगी। अपने मॉम डैड को बोल के आती हूँ कि पार्टी के बाद स्लीप ओवर का प्लान है। ये हुई ना बात। चल बाय, कम सून। हाँ बाय बेब्स। विवान के पार्टी में ना आने की बात सुनकर समायरा बहुत खुश थी। शाम को ठीक 5 बजे वो दिया के घर पहुंची, जहां पर निशी पहले से ही मौजूद थी। समायरा अपने पेरेंट्स को ये कहकर आई थी कि आज की रात वो अपनी दोस्त दिया के घर स्लीप ओवर करने वाली थी। घर में पूरी तरह से पार्टी का माहौल था। तेज म्यूजिक और खाने पीने का सारा इंतजाम दिया ने पहले से ही किया हुआ था। यार आज ना एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? वी आर नॉट किड्स यार, हम क्या गेम खेलेंगे? अरे तू भी ना, वो अडल्ट गेम की बात कर रही है, बच्चों वाले गेम की नहीं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसा एडल्ट गेम? डर मत, हम यहाँ किसी को बुलाने वाले नहीं हैं। बस हम ना एक दूसरे को स्ट्रिप डांस करके दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा यार। नो 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 नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे शर्म आती है। ओह कम ऑन समायरा, हम तेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी लड़कियाँ। कल को अगर तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझसे ये डिमांड की तो तू क्या करेगी? पहली बात तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर होगा भी तो वो मुझे स्ट्रिप करने को क्यों कहेगा? यार दिया, बता इसको लास्ट टाइम तेरे साथ क्या हुआ था, वो अंश वाली बात बता ना जरा। तुझे पता है समायरा, माय लास्ट बॉयफ्रेंड अंश, एक बार ही सेड टू स्ट्रिप मी एंड जैसे ही मैंने किया ही लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड आफ्टर दैट यू नो व्हाट? What? Are you serious? You want to say you are not a virgin, Diya? Obviously not. And मैं तुझे बोल रही हूँ, तू भी किसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर दे। अभी तो हमें पता है, लेकिन कुछ महीनों में हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं। विवान सब तेरा मजाक बनाएंगे वहाँ। निशी तू भी? ऑफ कोर्स, वो अपनी क्लास में अर्जुन है ना, उसके साथ। अभी एक ही बार ही हुआ है यार, बट वी आर प्लानिंग अगेन।
आई रियली एंजॉयड इट यार। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? लिसन, ये सब ठीक नहीं है। तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? वेट, आई चेक। अब कौन आया है? कहीं विवान? तुमने झूठ बोला मुझसे। समायरा यार, पिज्जा डिलीवरी है। तू ना एक काम कर, ये कोल्ड ड्रिंक पी और अपने आप को चिल कर। हाँ, हम लोग तुझे ना स्ट्रिप करने बोलेंगे और ना ही यहाँ कोई लड़का आने वाला है। हैप्पी, नाउ एंजॉय। डोरबेल बजते ही दिया पिज्जा की डिलीवरी लेने के लिए दरवाजे तक गई, लेकिन उसके बाद उस रात वहां पर क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था। समायरा गहरी नींद से जाकर उठी तो उसने देखा कि वो दिया के बेड पर सोई हुई थी और दिया की मॉम सुषमा उसे उठा रही थी। समायरा बेटा, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। तुम जल्दी से फ्रेश होकर अपने घर जाओ बेटा। दिया कहाँ है आंटी? और आप कब? तुम तीनों रात को थक गई थी और दिया बाहर है, अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। तुम भी आ जाओ जल्दी से। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इट्स ओके बेटा, बाहर आके कुछ खा लो, ठीक लगेगा। और अपनी मॉम को कॉल कर लो। ओके ओके आंटी, थैंक यू। सुषमा के जाने के बाद समायरा ने अपनी मां नेहा को कॉल किया। नेहा ने समायरा को जल्दी घर आने के लिए कहा क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था और घर पे कोई भी नहीं था। समायरा बिना ब्रेकफास्ट किए ही दिया और उसके पेरेंट्स को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। मॉम, अब आप जाइए, मैं आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? इतनी डल क्यों लग रही हो? ओह समझी, देर रात तक जागी होगी ना इसीलिए। यस मॉम, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अच्छा बेटा, ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, तुम खा लेना। हाँ, मैं चलती हूँ। अपनी मॉम के जाने के बाद समायरा अपने रूम में आई और बेड पर लेट गई। समायरा को अपने पेट और पूरे शरीर में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। बीती रात की बातें उसे पूरी तरह से याद नहीं आ रही थी। वो परेशान थी। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ गई। आई थिंक नहाने के बाद मुझे ठीक लगेगा। समायरा ने जैसे ही नहाने के लिए अपनी ड्रेस रिमूव की, उसे अपनी बॉडी पे कई जगह हल्के हल्के निशान नजर आए। साथ ही अपने इनर वेयर पर लगे ब्लड स्पॉट्स को देखकर समायरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये ब्लड, मुझे ब्लीडिंग क्यों हुई? पीरियड्स? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरी डेट तो अभी आई थी, फिर ये ब्लड, कहीं कुछ क्या हुआ है मेरे साथ? हाँ? अपने इनर वेयर पर लगे ब्लड स्पॉट्स देखकर समायरा की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसे बताए। उसने दिया को कॉल किया। हाँ समायरा, ऑल ओके। तेरी आवाज को क्या हुआ? वो दिया, वो मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लड। हाँ, तो तेरे पीरियड्स आ गए होंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं दिया, अभी मेरे पीरियड्स का टाइम नहीं है। सच बता दिया, कल क्या हुआ था? What do you mean? क्या हुआ था ब्रो? हमने पार्टी की, तू मेरे घर पे सो गई बस। तू ज्यादा सोच रही है। कभी कभी पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाती है ना, वही हुआ होगा। ओके, आई थिंक यू आर राइट। समायरा पूरी तरह से घबराई हुई थी। इसी घबराहट के चलते उसने अपनी मॉम नेहा को कॉल करके सारी बात बताई। नेहा बिना देरी किए घर पहुंची और कुछ ही देर में वो समायरा के साथ एक लेडी डॉक्टर के केबिन में थी। लेडी डॉक्टर ने समायरा का चेकअप किया। एनी बॉयफ्रेंड? नो 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 डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। What happened डॉक्टर? ये तो समायरा ही बता सकती है। इस एज में बच्चे अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देयर इज नथिंग टू शॉक। लास्ट नाइट आपकी बेटी ने भी अपनी वर्जिनिटी खो दी। फर्स्ट टाइम सेक्स, दैट्स व्हाई शी ब्लीड। क्या समायरा, तुम ये सब क्या है? I swear मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। You know me मॉम, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो फिर डॉक्टर जो कह रही है उसका क्या मतलब है? I don't know मॉम, I seriously don't know।
देखो समायरा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ तुमने ये किया है उसने प्रोटेक्शन यूज किया होगा, क्योंकि सीमन का कोई ट्रेस नहीं है। I told you मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है मॉम। प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए मॉम, प्लीज। समायरा बार बार कह रही थी कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक बीती रात समायरा ने किसी लड़के के साथ विद प्रोटेक्शन शारीरिक संबंध बनाए थे और पहली बार ऐसा होने की वजह से उसे ब्लीड हुआ था। समायरा की मां ने उसके दोस्तों से जब इस बारे में पता किया तो दिया और निशी के पेरेंट्स ने उनका साथ देने के बजाय उनसे ये कहा कि वो उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। नेहा के पास अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नेहा अपनी बेटी समायरा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। क्योंकि ये मामला एक लड़की का था, इसलिए भाटी ने कौशिकी को नेहा और समायरा से बात करने के लिए कहा। बताइए क्या हुआ है? किसी ने मेरी बेटी की बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत काम किया है, उसका रेप किया है मैम। 1 सेकेंड, आपको कैसे पता ये रेप हुआ है? और जिसने आपकी बेटी को बेहोश किया, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं मैम, लेकिन आई नो किसी ने जबरदस्ती उसके साथ। देखिए, मुझे सारी बात डिटेल में बताइए, एक एक करके सब कुछ। पुलिस से कुछ भी छुपाना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। समायरा बेटा, तुम सारी बात बताओ। जी मॉम, मेरी फ्रेंड दिया की बर्थडे पार्टी थी। मैं शाम को 5 बजे उसके घर पहुंची। समायरा ने सारी बात कौशिकी को बता दी। कौशिकी बड़े ध्यान से समायरा की बात सुन रही थी। जब समायरा ने पूरी घटना कौशिकी को बता दी तो कौशिकी ने एक लंबी सांस ली। तो तुम्हारी फ्रेंड्स का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? यस मैम, दे सेड कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। उन्हें लगता है हम लाइंग। तुम्हें पार्टी की आखिरी क्या बात याद है? सोच के और अच्छे से बताओ समायरा। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, तभी डोरबेल बजी। मैंने दिया से पूछा था कि कौन आया है। शी सेड पिज्जा वाला होगा। वो पिज्जा की डिलीवरी लेने चली गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी आंख सीधी सुबह खुली। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो उस पिज्जा डिलीवरी वाले के आने के बाद हुआ, राइट? और तुम्हारी फ्रेंड्स का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कमाल है। अपने दोस्तों का नाम और एड्रेस दोनों नोट करवाइए। यस मैम। वैसे समायरा, ये दिशा और निशी के साथ तुम्हारी दोस्ती कितनी पुरानी है? 5 साल से भी ज्यादा मैम। इनकी कोई बात, ऐसा कुछ जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो? यस मैम, इनके बॉयफ्रेंड्स और इनकी बातें, ये सब मेरे लिए बहुत गलत था। वो मुझे भी कहती हैं कि मुझे भी ये सब करना चाहिए, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। आजकल के यंगस्टर्स के लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। बॉयफ्रेंड्स, ड्रग्स, लेट नाइट पार्टीज जैसे उनकी लाइफ बन गए हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि समायरा तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मैम, मेरी बेटी के साथ तो गलत हो ही गया ना। डोंट वरी, हम जल्दी आपको अपडेट देते हैं। अभी आप घर जाइए और अपनी बेटी को इमोशनल और मोरल दोनों तरह से सपोर्ट कीजिए। नेहा समायरा के साथ वहां से चली गई। कौशिकी के पास अब दिया और निशी दोनों के नंबर थे। कौशिकी ने निशी को भी दिया के घर पे बुलवाया और उन दोनों के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लेकिन अचानक से पुलिस के इस एक्शन से निशी और दिया दोनों के ही पेरेंट्स बड़े हैरान और परेशान थे। दिया की मॉम सुषमा इस बात से बेहद नाराज थे कि समायरा और उसकी मॉम नेहा ने उनकी बेटी के पास पुलिस को भेजा था। क्या तरीका है ये? देखा तुम दोनों ने। फ्रेंड कहती हो तुम उसे, और उसने यहाँ पर पुलिस भेज दी। आई डोंट नो मॉम, समायरा ऐसा क्यों कर रही है? हमने कुछ नहीं किया है। या आंटी, दिया इज राइट। हम लोग बस चिल कर रहे थे, लेकिन ये समायरा ये सब क्यों कर रही है? वी डोंट नो। चिल कर रहे थे या कुछ और?
ये तुम्हारी आंटी को नहीं, मुझे बताओ। देखिए मैम, आप हमारी बच्चियों से ऐसे पूछताछ नहीं कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर हूं मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं, ये बात मुझे सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट बता सकता है, आपके जैसे आम नागरिक नहीं। समझिए आप? अब साइड हट जाइए और मुझे जो करना है करने दीजिए प्लीज। ठीक है मैम। ये हुई ना बात। ओके कम ऑन गर्ल्स, अब मुझे जल्दी से पिज्जा के ऑर्डर वाली डिटेल्स दिखाओ। मतलब ये कि तुमने पिज्जा ऑनलाइन ऑर्डर किया ना, तो ऑर्डर हिस्ट्री होगी, राइट? Yes. I have that in my phone. Wait, I will show you. फोन में ऐप खोल और मुझे दे। बहुत पिज्जा ऑर्डर करती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, सो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे चेक करते हैं। वो मैं देती हूँ ना आपको। जितना कहा जाए उतना करो, न कम न ज्यादा। दिया ने अपना मोबाइल कौशिकी के हाथ में थमा दिया। कौशिकी ने चेक किया तो उसे पता चला कि रात लगभग 10:30 बजे दिया ने पिज्जा की डिलीवरी ली थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद कौशिकी ने दिया के मोबाइल की कॉल लिस्ट को ओपन किया, उसे दिया के सामने दिखाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर दिया हैरान रह गई। 10:20 पे तुमने ये किस अंश नाम के लड़के को कॉल किया था? कौन है ये अंश? फ्रेंड है, वो कुछ काम था इसलिए कॉल किया मैंने उसे। क्या काम? नोट्स लेने थे। बर्थडे पार्टी के वक्त तुम्हें नोट्स लेने का ख्याल आ रहा था? इतनी सिंसियर तो तुम शक्ल से लग नहीं रही हो, सच बोलो। दिया ठीक बोल रही है मैम, आप चाहे तो अंश से पूछ सकती हैं, वो यहाँ नहीं आया था। उसके मॉम डैडी कंफर्म कर सकते हैं। तो फिर कौन आया था? हाँ, कोई नहीं मैम, कोई भी नहीं आया। हो सकता है समायरा झूठ बोल रही हो। समायरा झूठ बोल सकती है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं। और अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो लंबी जाओगी, समझी? और आप सुषमा जी, आप कहाँ थी कल रात? मैं अपने हस्बैंड के साथ एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ पार्टी में गई थी। हस्बैंड का नाम? नवीन जिंदल। कहाँ है नवीन जिंदल साहब? बुलाइए उन्हें। वो अभी ऑफिस गए हैं। ठीक है, उनसे मैं शाम को मिलती हूँ। वैसे आप कितने बजे घर आई थी कल रात, बता सकती हैं? यही कोई 2:30 बजे के आसपास। दरवाजा किसने खोला? एक एक्स्ट्रा की होती है हमारे पास, उसी से हमने डोर खोला। और अंदर आते ही क्या देखा आपने? बच्चे अपने रूम में थे और घर में एज यूजुअल पार्टी का सामान बिखरा पड़ा था। और क्या? बच्चे मतलब दिया, समायरा और निशी? नहीं, केवल दिया और समायरा। निशी शायद अपने घर चली गई थी। लेकिन समायरा ने तो मुझे बताया था कि ये तीनों ने स्लीप ओवर का प्लान बनाया था। फिर निशी के घर जाने की वजह? क्यों निशी, तुम कल रात कहाँ थी? वो मैम, मैं अपने घर पे थी। अपने मॉम डैड को कॉल लगाओ निशी। लेकिन क्यों? I mean, they are busy in the office. I can't disturb. पुलिस वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन कहाँ बिजी है। हाँ, हमें सिर्फ अपना काम करना आता है, तो इट्स बेटर कि तुम अपने मॉम या डैड किसी को कॉल लगाओ जल्दी। निशी के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और फिर डर की वजह से रोने लगी। इसमें रोने वाली क्या बात है? आप प्लीज मेरे मॉम डैड को कुछ मत बताना। मैं कल रात अर्जुन के साथ थी। मैं यहाँ से सीधे अर्जुन के साथ उसके हॉस्टल चली गई थी और वहाँ से सुबह अपने घर। ये बात और कौन जानता है? मुझे पता था, उसने मुझे बताया था। वो अर्जुन। ठीक है, लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो मुझे लगा मॉम डैड को पता चला तो वो नाराज होंगे। कौशिकी अब तक ये तो पता नहीं कर पाई थी कि निशी और दिया क्या सच बता रही थी और क्या झूठ। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ थी कि उस रात उस घर में पार्टी के बहाने काफी कुछ हुआ था, जिसके सामने आने पे शायद एक बहुत गहरा और काला सच सामने आ सकता था। इधर इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी थी, उधर हॉस्पिटल से कॉल आने की वजह से पार्टी एक बार फिर अब्दुल के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई परेशानी? नैना ठीक सा ना? आप मेरे साथ आइए। अल्लाह मियाँ सब ठीक करना। अरे क्या बात सर डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलो। डॉक्टर बिना कुछ कहे भाटी को उस सीसीयू वार्ड में लेकर गया जहां पर नैना थी। नैना की आंखें बंद थी,
डॉक्टर ने भाटी को इशारा करते हुए नैना के करीब बैठने के लिए कहा। भाटी का दिल उस वक्त इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। नैना 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 तो ठीक है। नैना आंखें खोल खोल, हाँ खोल खोल चंद्रमुखी। एक पल के लिए जैसे सब थम सा गया था। भाटी के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अब्दुल के हाथ धुआं में उठे हुए थे और डॉक्टर के फेस के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि अब कुछ भी हो सकता था। उस सीसीयू वार्ड में गूंज रही मेडिकल मशीन्स की आवाजें एक अजीब सी मनहूसियत पैदा कर रही थी। नैना नैना सर, मैं नैना की एक बेहद कमजोर आवाज भाटी के कानों से टकराई। अब्दुल के दुआ में उठे हुए हाथ वहीं के वहीं रुक गए। डॉक्टर ने लपक कर नर्स को आवाज दी। नर्स नर्स, इमरजेंसी फास्ट, पेशेंट को होश आ रहा है। नैना नैना तू मैंने पहचानती है ना नैना? सर, सर, भाटी सर। इट्स अ मिरेकल एएसपी सर। नैना की हालत कुछ देर पहले ऐसी थी कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी और इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। मुझे लगा अब उसकी मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन इट्स अ मिरेकल नर्स। देखते ही देखते मेडिकल स्टाफ नैना के ट्रीटमेंट में जुट गया। डॉक्टर ने भाटी को बताया कि नैना की मेमोरी वापस आ गई थी। उसे अब कुछ और दिन ट्रीटमेंट की जरूरत थी। भाटी की लाइफ में यह खबर किसी बड़ी खबर से कम नहीं थी। उस रात भाटी ने लॉकअप में कैद नईम उस्मानी को मार मार के अधमरा कर दिया। उसके दिल का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा था। शाम के वक्त भाटी ने गगन, अब्दुल और कौशिकी को एक होटल में डिनर पे इनवाइट किया, क्योंकि आज गगन का भी भाटी के साथ लास्ट वर्किंग डे था। क्या बात है सर जी, आपने डिनर तो बड़ी अच्छी जगह प्लान किया है। अरे गगन मैडम, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चंद्रमुखी को होश आया है। चंद्रमुखी? ये कौन है? अरे कोई ना, वो नाना प्रताप सिंह, अपनी अंडर कवर एजेंट। ओह अच्छा अच्छा। वैसे सर जी, मैंने तो अपनी शादी की बात सुना दी और अब तो नैना भी ठीक हो रही है। आप कब शादी में बुला रहे हैं? गगन ने जैसे ही भाटी से पूछा कि वो नैना के साथ शादी कब करने वाला है, वैसे ही अब्दुल और कौशिकी के चेहरे पे सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस आ गए थे। क्या सर, आप शादी करने वाले हैं? मुझे नहीं पता था, और वो भी नैना से, अंडर कवर एजेंट नैना से। अरे ना, ऐसा कुछ भी ना। अरे वो गगन तो कुछ भी बोला है। वैसे माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन गगन मैडम ने बात तो एकदम सही कही है। आप तो नैना को पसंद करते हैं ना? अब्दुल, अब उन्हें नैना मैडम कहने की आदत डाल लो। सर के मैडम बनने के बाद उन्हें सीनियर की तरह ट्रीट करोगे कि नहीं? एकदम ठीक फरमाया। नैना मैडम बड़ा ही दिल नशीं सा मालूम होता है। दिल नशीन? अरे यो कौन सा है? अरे इसका नैना से क्या लगना है? हाँ? अरे सर जी, दिलनशी मतलब अट्रैक्टिव, अच्छा, दिल को अच्छा लगने वाला। अरे थारी तो सब ठीक हो गया जिंदगी में, बस यो अब्दुल की उर्दू मारे अब तक पल लेना पड़ती। वो भी हो जाएगा सर जी। पुलिस वालों को कोई भाषा समझने में देर थोड़ी लगती है, तभी तो मुजरिमों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं। अरे मुजरिम से याद आया कौशिकी, वो समय राड़ केस में क्या हुआ? कुछ पता चला? लड़की के साथ रेप किसने किया था? सर ये तो नहीं पता कि रेप किसने किया है, लेकिन ये पक्का है कि जो भी हुआ है उसकी सहेली दिया जिंदल के घर के अंदर ही हुआ है। लड़कियां बस अपना मुंह नहीं खोल रही हैं सर। तो आगे क्या सोचा है इस केस में? लड़कियों को ऐसे शक के बिना पे उठा भी नहीं सकते सर। कल को अगर मामला कुछ और निकला तो हल्ला मच जाएगा। दिल्ली पुलिस के पीछे तो वैसे भी जनता और नेता दोनों ही हाथ धो के पड़े रहते हैं। इस केस में किसके ज्यादा उछलने का चांस लग रहा है, जनता या नेता? दोनों सर। लड़कियां अच्छे बिजनेस क्लास परिवार से हैं और इतने बड़े लोगों का कनेक्शन नेताओं से होना जाहिर सी बात है। ठीक से समझ गया।
बिना डरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता ना। कोई साले कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी करे ना तो मना बता दिए। जनाब ठीक कह रहे हैं कौशिकी मैडम, डर नाम की चीज तो अल्लाह मियाँ ने उन्हें बख्शी नहीं है। उस रात होटल पे डिनर करने के बाद गगन, भाटी, अब्दुल और कौशिकी अपने अपने घर चले गए। हॉस्पिटल से भी नैना की फास्ट रिकवरी को लेकर मैसेजेस आ गया था। उधर देर रात अपने घर में सोई कौशिकी का मोबाइल रात को अचानक 12 बजे बजा। हेलो, कौन? मैम, मैं नेहा, समायरा की मॉम। नेहा जी, आप इस वक्त? सब ठीक है ना? मैम, मैं आज सुबह से दिया पे नजर रख रही थी। लेकिन क्यों? और आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है नेहा जी? ऐसी बात नहीं है मैम, लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख पा रही हूँ। आप पर भरोसा है मैडम, तभी तो इतनी रात को कॉल किया। बताइए क्या बात है? ये दिया और निशी दोनों आज किसी लड़के से मिली थी स्कूल के बाद। लड़का उनके स्कूल का नहीं है। तीनों की बात तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ तो बड़ा चल रहा है इनके बीच। तीनों कैसे लड़ रहे थे आपस में। उस लड़के को देखा आपने? जी, अच्छे से। मैंने फोटो भी लेनी चाहिए, लेकिन मिस कर दिया। कोई बात नहीं, कल आप सुबह पुलिस स्टेशन आ जाइए, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुला के रखती हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट उन लड़कियों से पूछ क्यों नहीं लेती? आप अगर उनके साथ इन्वेस्टिगेट करेंगी तो वो अपना मुंह जरूर खोल देंगी मैम। नहीं पूछ सकती, वरना ये केस जिस स्पीड से रफा दफा होगा आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अभी रखती हूँ, कल सुबह पुलिस स्टेशन। अब से आपका वेट कर रही हैं ये। आपने इन्हें बुलाया था क्या मैडम? हाँ अब्दुल, मैंने ही इन्हें यहाँ आने को कहा था। और स्केच आर्टिस्ट वो आया? लो, नाम लेते ही आ गया। आओ भाई सुमेर। नमस्ते मैडम। और अब्दुल भाई कैसे हो? नेहा जी आइए, सुमेर को बताइए वो लड़का कैसा दिखता था? रंग एकदम गोरा, घुंघराले बाल, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ एकदम पतले, दिखने में काफी गुड लुकिंग और अच्छी घर का था। हाँ, नाक के नीचे एक तिल का निशान भी था। ठीक उसी वक्त भाटी भी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो वहां चल रही इन्वेस्टिगेशन को गौर से देख रहा था। जय हिंद जनाब। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा सब भाई? सुबह सुबह ये चित्रकार ने क्यों बुला कर रखा है थाने में? सर, वो समायरा की मॉम ने उस लड़के को देखा है कल, जो शायद समायरा के रेप से कनेक्शन रखता हो। ठीक सर, बड़ा भाई बड़ा बढ़िया सी फोटो बनाई है। देखते पहचान में आना चाहिए, थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। कुछ देर के बाद समर ने एक स्केच बनाकर कौशिकी के हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर कौशिकी की आंखों में चमक आ गई। उसने नेहा को घर जाने के लिए कहा और खुद उस स्कूल में पहुंची जहां निशी, दिया और समायरा पढ़ते थे। कौशिकी ने जब वहां जाकर पता किया तो पता चला कि जिस लड़के का स्केच नेहा ने बनवाया था वैसा कोई लड़का उस स्कूल में नहीं पढ़ता था। कौशिकी स्कूल से एक बार फिर दिया के घर पहुंची। आप यहाँ? अब क्या हुआ मैम? अब क्या पूछना है आपको? आपको नहीं लगता हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए? दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो तो सोसाइटी के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं? आइए, अंदर आइए। कौशिकी सुषमा के साथ घर के अंदर गई और उसने दिया को बुलाने के लिए कहा। जब दिया अपने रूम से बाहर आई तो कौशिकी ने वो स्केच उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछा कि क्या वो उस लड़के को जानती थी। नो, आई डोंट नो हु इज ही। ध्यान से देखो, क्या पता कुछ याद आ जाए। मेरी बेटी बोल रही है ना कि वो नहीं जानती इस लड़के को, फिर आप क्यों? ठीक उसी वक्त दिया के घर में काम करने वाली मेड मेनका ने काम करते करते उस स्केच की तरफ नजर डाली और फिर गौर से उसे देखने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? किसी फिल्म के हीरो का पोस्टर नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा। दिया दीदी झूठ काहे बोल रही हैं? अरे ये तो वो है ना, वो जो एक दिन घर भी आया था, बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। हाँ ना दीदी? क्या हुआ? आपका झगड़ा हुआ का इनके साथ? एक मिनट, घर आया था? कौन है ये? कब आया था? मेनका आंटी कुछ भी बोल रही है। मॉम समझाइए ना इनको,
आई डोंट नो दिस बॉय। वो घर क्यों आएगा? मेनका, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। चलो। एक मिनट, इतनी क्या जल्दी है? रुको मेनका, बताओ मुझे, कहाँ देखा था तुमने इस लड़के को? नहीं मैडम, हमसे शायद कोई गलती हो गई। नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। मैंने पूछा कहाँ देखा था तुमने इस लड़के को? क्या जानती हो इसके बारे में? वो मैडम, वो एक दिन सुषमा मैडम घर पे नहीं थी तो ऐसा शक्ल का लड़का इधर दिया दीदी के साथ, मेरा मतलब उनको मिलने आया था। विवान, मैं जूस बनाई थी उनके लिए तो मेरे को याद रह गया। विवान? कौन है ये विवान? बोलो, मुझे इसका नंबर चाहिए दिया, अभी के अभी। कौशिकी के कड़ाई से पूछताछ करने पे दिया ने यह बताया कि विवान उसका बॉयफ्रेंड था जो उसके स्कूल में नहीं पढ़ता था। अपने पेरेंट्स की एब्सेंस में दिया और विवान दिया के घर पे मिला करते थे। कौशिकी ने विवान अरोड़ा नाम के उस लड़के की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल ली। अगले दिन विवान, दिया और निशी तीनों को पुलिस स्टेशन बुलवाया गया क्योंकि पुलिस को एक अहम सुराग मिला था। हाँ, तो कल शाम को 9 बजे तुम तीनों कैफे बिस्ट्रो के पीछे की तरफ क्या कर रहे थे? वो मैम, हम वहाँ कॉफी पीने गए थे। कॉफी शॉप के पीछे कौन सी कॉफी मिलती है? नो मैम, वो कॉफी पीने के बाद हम वहाँ रुके थे। आई मीन वी वर जस्ट चैटिंग विद ईच अदर। तू कुछ नहीं बोलेगा? कहाँ मिला तू दिया से पहली बार? वो एक मॉल में, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। और समायरा, उसे जानता है तू? यस आई नो, वो दिया और निशी की दोस्त है। फोटो में देखा था मैंने उसे। आई नेवर मेट हर इन पर्सन। वैसे दिया के बर्थडे में नहीं आया तू? क्यों? बॉयफ्रेंड है ना उसका, तुझे तो आना चाहिए था। वो मैम, समायरा नहीं चाहती थी कोई लड़का पार्टी में आए, इसलिए। हाँ सच में? तो फिर एक बात बताओ कि रात को 12 बजे ये दिया के घर के आसपास क्या कर रहा था? नो मैम, निशी टोल्ड यू ना, हमने विवान को इनवाइट नहीं किया। पुलिस के सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। विवान के फोन की लोकेशन उस रात तुम्हारे ही घर की है। साफ साफ बताओ, वरना इस थाने में अगर तुम तीनों किसी और के हत्थे चढ़ गए ना तो अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। इट वॉज अ मिस्टेक मैम, बट ये सब प्लान इन दोनों का था। इन दोनों ने मुझे ये सब करने को कहा था। विवान, क्या बकवास कर रहे हो? आर यू मैड? कुछ भी बोल रहे हो? तुम होश में हो विवान? कौन सा प्लान? क्या किया मैंने और निशी ने? लड़का मुंह खोलने को रेडी हुआ है, बोलने दो उसे। और तुम दोनों एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। बोलो विवान। मुझे दिया ने कहा था कि वो समायरा के नेचर से बहुत परेशान है। वो इन दोनों को हमेशा बॉयफ्रेंड ना होने की और लड़कियों से दूर रहने की बात करती थी। उस रात क्या हुआ ये बता। मुझे उस रात की कहानी सुननी है, बिना किसी फेरबदल के। अंडरस्टैंड? कौशिकी के सामने अच्छे से अच्छा मुजरिम भी कमजोर पड़ जाता था। फिर विवान तो कॉलेज स्टूडेंट था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंस्पेक्टर रंधावा कौशिकी से झूठ बोल पाए। डर और घबराहट की वजह से विवान के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। कौशिकी ने पानी का एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पीने के बाद सिर्फ सच बाहर आना चाहिए, झूठ नहीं। अरे अभी से ग्लास टूट गया। अभी तो मैंने ठीक से सवाल जवाब भी नहीं किए। चलो अच्छा है, लगता है अब सच ही सामने आएगा। मैं आपको सब बताता हूँ। एक मिनट। दिया मैडम, पहले आप बताइए ये हीरो आपको मिला कहाँ? ये वो मुझे सोशल मीडिया पे हमारी दोस्ती हुई। अच्छा, ऑनलाइन वाला फ्रेंड है ये तेरा, जिसके साथ तूने ऑफलाइन इतना बड़ा क्राइम कर दिया। हाँ विवान, अब तेरी बारी, बोल। एक बार दिया और निशी ने मुझे समायरा के बारे में बताया था। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, सो उसके बारे में बात होती रहती थी। और तब इन दोनों ने ये भी बताया होगा कि समायरा अभी तक वर्जिन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? या मैम, एग्जैक्टली सेम। फिर आगे क्या हुआ?
इन दोनों ने मुझे कहा था कि दे डोंट लाइक दैट, कि समायरा इज स्टिल वर्जिन। ये दोनों चाहती थी कि समायरा भी अपनी वर्जिनिटी लूज कर दे, और इसीलिए दिया ने मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट करने का प्लान बनाया। लेकिन समायरा इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसने मना किया था कि तुम्हें पार्टी में ना बुलाए, और तुम पार्टी में नहीं आए। जी मैम। हाँ तो दिया मैडम, अब आप बताइए कि कैसे बेहोश किया आपने अपनी फ्रेंड को। वो निशी के पापा की मेडिकल की शॉप है, वो एक मेडिसिन ले आई थी, आई मीन स्लीपिंग पिल्स। वाह भाई, दिमाग तो बहुत तेज है तुम सबका। लेकिन अगर इस तेज दिमाग का यूज किसी अच्छे काम में किया होता तो अच्छा होता। क्या हुआ, आगे बोलो। वो स्लीपिंग पिल्स मैंने समायरा के कोल्ड ड्रिंक में मिला दी थी। पिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो 1 ही मिनट में बेहोश हो गई। और उसी वक्त पिज्जा डिलीवरी वाला आया, राइट? यस, उसके जाने के ठीक बाद विवान भी वहाँ आ गया। हमने साथ में पिज्ज़ा खाया, डांस किया, और फिर आपने असली काम को अंजाम दिया। हाँ हीरो, अब तू बोल, आगे क्या हुआ? आई एम सॉरी मैम, मिस्टेक हो गई मुझसे। आई डोंट नो कि ये सब इतना सीरियस हो जाएगा। मुझे लगा कि ये सब मजाक है। निशी और दिया ने मुझसे कहा था कि जब समायरा को होश आएगा तो वो दोनों हैंडल कर लेगी। ये तो मुझे पता है कि मिस्टेक हुई, लेकिन वो मिस्टेक तूने कैसे की ये बता। I can't tell। क्यों? बताने में शर्म आ रही है? जब एक बेहोश लड़की के साथ करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बताने में शर्म क्यों आ रही है तुझे? हाँ? वो हम तीनों उसे दिया के बेडरूम में ले गए और हम तीनों ने ही उसकी ड्रेस रिमूव की, और फिर मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। शी वॉज शाउटिंग आउट ऑफ पेन, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। ये सब दिया और निशी का प्लान था। इन दोनों ने मुझे फंसाया है। क्या बकवास है ये? मैंने तुम्हें इस काम के पैसे दिए हैं। दिया ठीक कह रही है। अगर तुम्हें फंसाया था हम दोनों ने तो तुमने पैसे क्यों लिए, बताओ? ओ, तो मामला इस हद तक गया हुआ है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, और एक लड़की की इज्जत लूटने के बदले पैसों का कारोबार किया तुम लोगों ने। जानते भी हो इसका क्या असर हुआ है उसकी लाइफ पे। जिंदगी भर किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर पाएगी वो। दोस्ती जैसे रिश्ते से डर लगेगा अब उसे। सॉरी मैम, वी आर रियली सॉरी। प्लीज मैम, हमें छोड़ दीजिए। इट वॉज अ मिस्टेक। वी आर सॉरी मैम, वी आर सॉरी। नहीं, तुम सब पर केस भी चलेगा और तुम सबको पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया गया तो तुम आगे जाके और बड़ा कांड करोगे, और ऐसा रिस्क देश का कानून नहीं ले सकता। ये केस वाकई में सोचने पे मजबूर करने वाला था। समायरा का रेप उसकी अपनी ही दोस्तों ने केवल इसलिए करवा दिया क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरह वर्जिन नहीं थी। दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा अपराध करना वाकई समाज की एक बड़ी ही नेगेटिव तस्वीर को दिखाता है, जहां शायद हम अपने बच्चों की परवरिश में उन्हें ये सिखाना भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं जो काम एक इंसान के नजरिए से सही हो वो किसी और के लिए भी सही हो। एक तरफ जहां इस क्राइम केस ने लोगों को अपने बच्चों की परवरिश के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के महिपालपुर एरिया में रहने वाली कविता कौशिक का आज एक बार फिर अपने पति सौरभ कौशिक के साथ झगड़ा हो रहा था। लेकिन ये घरेलू झगड़ा किस खतरनाक मोड़ पे जाके खत्म होने वाला था, इस बात को कोई नहीं जानता था। तुम 1 महीने की छुट्टी भी नहीं ले सकते ना मेरे लिए? अगर सवाल तुम्हारे माँ बाप का होता तो 1 महीना घर में बैठे रहते, है ना? खबरदार, जो मेरे माँ बाप के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं क्या नहीं करता हूँ, बोलो। सिर्फ नौकरी कर लेने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो जाती हैं सौरभ। अच्छा, अगर इतना ही आसान लगता है तो खुद क्यों नहीं कर लेती नौकरी? यहाँ घर में पढ़े पढ़े जुबान चलाने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन घर से बाहर निकल के देखो, तब पता चलेगा। अगर मैं रहती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करती। ये जो गर्मा गर्म रोटियाँ मिलती है ना तुम्हें, ये सब इसीलिए कि मैं घर में रहती हूँ। अरे यार, अब कौन आ गया? और कौन आया होगा? होगी तुम्हारी प्यारी माँ। रोज शाम को घर में कलेश करने के लिए चली आती है। इन्हें एक दिन चैन नहीं पड़ता। चुप हो जाओ कविता, कम से कम उनके सामने तो ये सब मत बोलो।
सौरभ की बात सुनकर कविता किचन में चली गई और सौरभ की माँ सुनीता कौशिक घर के अंदर दाखिल हुई। तुम दोनों के झगड़े की आवाजें बाहर तक आ रही थी, कुछ तो शर्म करो। अपनी बहू को समझाओ माँ। मुझे सच्ची क्या समझना है? मुझे क्या किया है मैंने? आपके बेटे को बात करने की तमीज नहीं है। बस करो बहू, मुझे पता होता ना कि तुम इतनी बदतमीज हो, तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ नहीं करती। अरे जाने दो माँ, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात सौरभ और कविता के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन पति पत्नी के बीच इस तरह की कहासुनी होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर घरेलू मामलों के चलते इस तरह के झगड़े लगभग हर घर में होते हैं। चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब अगली सुबह दूध देने के लिए घर आए दूध वाले के लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला और घर के अंदर से एक गंदी स्मेल बाहर आने लगी। इस दूध वाले ने जब पड़ोस में रहने वाले परिवार से इसके बारे में जिक्र किया तो उन्होंने दूध वाले से कहा कि कविता और सौरभ के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं और कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो उनके मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। दूध वाला वहां से चला गया, लेकिन जब 2 दिन तक कविता और सौरभ के घर से किसी की आवाज नहीं आई और एक तेज बदबू आसपास फैलने लगी तो पड़ोसी परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। भाटी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। अब्दुल, घर का गेट खोल। जनाब, ताला लगा हुआ है। तो ताला तोड़, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है सर। लगता है कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है यहाँ। बदबू के मारे जान हलक में आ गई है। पता नहीं ऐसा क्या सड़ रहा है। क्या? अरे थारी जान के तट गई हलक? अरे यो के चीज का नाम सा है। अरे जनाब, जान हलक में आना मतलब क्या कहते हैं उसे? बहुत प्रॉब्लम होना, राइट? हाँ, कौशिकी मैडम को उर्दू आती है। चलो, मेरा काम आसान हो गया। ओ उर्दू के प्रोफेसर, जल्दी ताला तोड़ दे। जब पुलिस की टीम सौरभ के घर का ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो वहां का सीन दिल दहलाने वाला था। सौरभ के बेडरूम में एक अधजली और सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पुलिस नहीं जानती थी कि ये लाश किसकी थी। हाँ, मगर एक फीमेल डेड बॉडी थी। थारी अरे तो सच में घना बड़ा कांड हो गया है। जाके फोटो निकाल भाई जल्दी। जलने की वजह से बॉडी कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। फेस तो पूरा जल गया है। यो ले, पोस्टमार्टम के लिए भेज सुने। इसकी आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। अब्दुल, तो घर की तलाशी लाए और इस घर में रहने वालों का पहचान पत्र और सब ढूंढ। कुछ देर के बाद भाटी को इस बात का पता चला कि उस घर में सौरभ रहता था, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय था। उसकी पत्नी कविता कौशिक, जो कि एक हाउसवाइफ थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि सौरभ की मां सुनीता कुछ ही दूर पे एक अलग घर में रहती थी। भाटी ने कौशिकी को सुनीता के घर भेजा। अरे आप पुलिस, क्या हुआ मैडम? ये आपका बेटा सौरभ कहाँ है? चंडीगढ़ गया है ऑफिस के काम से, आज शाम तक आ जाएगा। आपकी बहू कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं उससे बात नहीं करती। लेकिन आपका बेटा तो करता होगा बात, या कुछ और? बीवी है उसकी? 2 दिन पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था, तब से वो उस लड़की के पास गया ही नहीं। यहीं था मेरे पास, और उससे कोई बात भी नहीं हुई। आपके बेटे सौरभ के घर में एक मर्डर हुआ है। आपकी बहू या किसी और का, ये तो बॉडी को आइडेंटिफाई करके ही बताया जा सकता है, लेकिन आपको इस बात की खबर तक नहीं। कमाल है। क्या मर्डर? किसका मर्डर? मेरी बहू वो ठीक तो है ना? अब आपको अपनी बहू की चिंता हो रही है। चलिए मेरे साथ, आपको बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। सुनीता इंस्पेक्टर कौशिकी के साथ डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए पहुंची, लेकिन जब उसने बॉडी को देखा तो एक अजीब और चौंकाने वाली बात सामने आई। नहीं, ये मेरी बहू नहीं है। अरे क्या यो थारी बहू ना सा तो फिर कौन सा? अरे इसकी बॉडी आपका घर में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक कविता नहीं है साहब, उसे तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ।
अरे उसके हाथ ऐसे है ही नहीं, उसके एक हाथ में तो 5 नहीं 6 उंगलियां हैं। इसी वजह से तो अपने सौरभ की शादी की थी कि लड़की अलग है। किसे पता था कि इतनी लड़ाकू निकलेगी।